जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ पे देखिए, 1 मिनट देंगे, ये मेरे वो सभी भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि आप सभी का एक बार नाम जरूर बताया जाए। देखो यहाँ पे विनोद भैया ये बता रहे हैं कि इनके जो हैं 50 क्वेश्चन में से 47 क्वेश्चन सही हुआ है, तो भैया बहुत अच्छा। और यहाँ पे देखो शुभम भैया जय हिंद सर, भैया जय हिंद। और यहाँ पे देखो नदीम और ये अंजलि कुमारी, नाइस क्लास, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे यूडी भैया हैं और इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे अर्चना, इनको भी बहुत धन्यवाद। जंतर मंतर काजल मीना, इनको भी धन्यवाद। और यहाँ पे आशीष भैया अपना खंडवा चेतन क्या कह रहे हैं, आपके जितने भी वीडियो हैं वह सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और जो आप वीडियो बना रहे हैं कुछ ऐसा बता रहे हैं, तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे लग रहा है किसी ने मुझसे पीडीएफ के लिए नहीं कहा, क्योंकि आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में अगर आपने पीडीएफ के लिए बोला है तो रिप्लाई में मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया होगा, जहाँ से आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। और देखो आज 30 क्वेश्चन आपके टेस्ट है, ठीक है। 30 क्वेश्चन 1 से लेके 30 तक, और 30 के बाद आपके साइंस और बाद बाकी 20 क्वेश्चन आपको बढ़िया से नोट करना है और समझना भी है, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो इस 30 में बताना कि स्कोर क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे बोला गया है गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है। तो गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये भैया हमारा सही जवाब यहाँ पे जो है वो हो जाएगा सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी, जो कि आपने भी किया होगा। और देखो आमिर खुसरो, इसे तो वो बोलते थे तूती हिंद, क्या बोलते थे, तूती हिंद, तो इसको भी ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि सिकंदर लोधी से एक इम्पॉर्टेंट जो है कि इसने ना आगरा की स्थापना की थी। इसने आगरा की स्थापना की थी, और कब की थी, तो की थी 1504 ईस्वी में। कब करी थी, 1504 ईस्वी में करी थी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे सही जवाब आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका भी सही जवाब किया होगा। और यहाँ पे देखो दिया गया है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख किया गया है, ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे देखो जो भाग 4 है ये आपका नीति निर्देशक तत्व इसमें दिए गए हैं भाग 4 में। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 14 याद रखना, आर्टिकल 14 आपका इससे संबंधित है, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूँ। चलो ये तो आपका सही जवाब हो ही जाएगा। देखो भाग 2 जो है, भाग 2 ये किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना जो भाग 2 है ये नागरिकता से संबंधित है। किससे, नागरिकता से संबंधित है, ठीक है ना, लिख लो क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, नागरिकता से संबंधित है। और जो आर्टिकल है वो आपका हो जाएगा 5 से 11 तक। जो नागरिकता आपका जो भी नागरिकता संबंधित है वो आपके अनुच्छेद जो है वो 5 से 11 तक होता है। देखो यहाँ पे भाग 2 दे रखा है, भाग 2 में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे भाग 2 तो मैं आपको अभी नागरिकता बता चुका हूँ। भाग 3 की अगर बात करेंगे तो भाग 3 में क्या दिया गया है, तो इसमें दिए गए हैं मौलिक अधिकार। क्या, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इतना आपको देखो ध्यान रखना है। और इसके जो आर्टिकल है वो याद रखना 12 से कहाँ तक मिलता है, 35 तक, ठीक है ना, 12 से 35 तक मिलते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो भाग 3 व 4 मिलाकर संविधान की आत्मा व चेतना कहलाते हैं। भाग 3 व 4 मिला के संविधान की आत्मा व चेतना कहलाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एशिया की अब तक की सबसे ऊंची कला भूमि प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है, सबसे ऊंची एशिया की पूछी गई है, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना ये लेह में की गई थी। लेह ऑप्शन सी, कहाँ पर, लद्दाख में, ठीक है ना, कहाँ पर, लद्दाख, तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ऊंचाई कितनी थी, तो ऊंचाई भी याद रखना, इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3600 मीटर। कितनी हो जाएगी, 3600 मीटर, तो ये भी आप ध्यान में
रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो आपका इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। और देखो जो विधि के समक्ष समानता है ये कौन से भाग में दिया गया है, तो भाग भी देखो दोस्त ध्यान रखना है, ठीक है ना। भाग क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और आर्टिकल क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं और अभी कितनी हैं वर्तमान में, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। देखो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थीं, 8 थीं। अब वर्तमान में कितनी है, 12 है। याद रहेगा ना, मूल संविधान में जो आर्टिकल थे, जो भाग अनुच्छेद थे वो कितने थे, तो जो आर्टिकल थे वो थे 395। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में ये आर्टिकल जो आपके हैं वो हो जाएंगे 448, ठीक है ना। याद रहेगा ना। देखो जो मूल संविधान था उसमें भाग कितने थे, उसमें भाग जो थे वो कितने थे, तो याद रखना वो थे 22। अब जो वर्तमान में है उसमें भाग जो हैं वो कितने हैं, तो याद रखना 25। तो यहाँ पे देखो 8 से 12 हो गया, 395 से 448 हो गया, ये 22 से 25 हो गया है। तो ये आपको देखो ध्यान रहेगा ना दोस्त। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, और मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, रिप्लाई में दे दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहां से आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी, कोई भी पैसा नहीं लगना है। और दूसरा आप पे ये भी ध्यान रखना कि चैनल को खोलना, और वहाँ पे भी आपको लिंक लगा हुआ टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो वो अनुच्छेद भैया आपका कौन सा हो जाएगा, 143, मतलब कि 143। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति इन्हें जो राष्ट्रपति जी को, तो याद रखना 123 में दी गई है, ठीक है ना, आर्टिकल 123 में दी गई है। तो ये भी याद रखना। देखो अनुच्छेद 61 जो है ये महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की जो कार्रवाई है वो अनुच्छेद 61 के तहत की जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए अनुच्छेद है। देखो आज की क्लास मुझे लग रहा है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, बस आप ईमानदारी से करना है। और वो लाइन जो मैं आपसे कहता हूँ कि बनना है तो समुद्र बनो, ठीक है ना, बनना है तो समुद्र बनो। लोगों को पसीना छूटना चाहिए तुम्हारी औकात को नापते नापते, है ना, तो बिल्कुल भी थकना नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना जो नए राज्य का गठन है वो हो जाएगा अनुच्छेद 3। देखो आपका जो भाग 1 है ना, जो भाग 1 है उसमें आपके नए राज्य और राज्यों का अधिकार क्षेत्र है ना, उससे संबंधित है ना, तो वो आर्टिकल 1 से 4 तक है। कहाँ तक है, 1 से 4 तक। तो जो अनुच्छेद 3 है ना, ये याद रखना नए राज्य के गठन के लिए है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखना है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया गया है। देखो ये मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बात है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे दिल्ली एनसीआर है ना, दिल्ली एनसीआर, वैसे उत्तर प्रदेश में एनसीआर गठित किया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। देखो दिवस वगैरह तो मुझे पता है कि एक क्वेश्चन तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस यहाँ पे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना जो विश्व कैंसर दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, श्रम दिवस। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और आपका ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को आपका वो क्या कहते हैं, शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है ना। तो ये सब दिवस आपको पता होने चाहिए। और देखो यहाँ दिया गया है इकाना स्टेडियम कहाँ स्थित है। इकाना स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये पता क्यों पूछा जा रहा है, मैं अभी आपको बताऊंगा। पूरा क्वेश्चन सुनना, मज़ा आ जाएगा एकदम। पहले तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ है, लखनऊ में। और इसका पता है, इसका एक नया नाम है, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका एक नया नाम है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट
स्टेडियम, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम कर दिया गया है, इकाना स्टेडियम को, और जो कि लखनऊ में है, ये आपको ध्यान रहेगा ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है और कितने उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो भी यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपका कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। और यहाँ पे मैं अगर चाहता तो हुबली भी लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि आपको शायद अगर पता होगा तो आप सही जवाब करेंगे, नहीं तो आप फिर नोट करेंगे। तो याद रखना सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो हुबली प्लेटफॉर्म है, कर्नाटक में पड़ता है। और इसकी जो लंबाई है वो भी याद रखना 1507 मीटर है। कितनी है दोस्त? 1507 मीटर, मतलब कि 1.5 किलोमीटर, ठीक है ना। 1500 में 1.5 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक मील में कितना होता है? 1600 मीटर होता है भाई। एक मील में कितना होता है? 1600 मीटर, जो कि आर्मी में 4 चक्कर हम लोग दौड़ते हैं, है ना। तो याद रखना यहाँ पे जो 1500 मीटर है वो आपका हो जाएगा 1507 मीटर। अब यहाँ पे देखो अगला दिया है कि मेघालय की राजधानी। आज बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको 30 के बाद जो 30 के बाद क्वेश्चन मिलेंगे 31 से, वो क्वेश्चन आपके लिए वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे देखो मेघालय की राजधानी क्या है, तो वो है शिलोंग। क्या है? शिलोंग। मुझे लगा पहले टेस्ट देते हैं फिर हम लोग वो क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पे शिलोंग हो जाएगा आपका मेघालय की राजधानी। देखो जो कोहिमा है ये किसकी राजधानी है, तो मैं रोज़ बताता हूँ आपको, ये नागालैंड की राजधानी है, जिससे आर्टिकल 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। और साथ में यहाँ पे जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है इनकी। क्या है? अंग्रेजी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे जो त्रिवेंद्रम दे रखा है, त्रिवेंद्रम किसकी राजधानी है, तो ये है केरल की। किसकी है भैया? केरल की राजधानी है। तो ये भी आप याद रखना, साक्षरता में सबसे ज़्यादा ये केरल है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। गंगटोक जो है ये सिक्किम की राजधानी है। भैया किसकी है? ये भैया सिक्किम की राजधानी है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बेंगलोर पूछूं तो किसकी राजधानी बताओगे? भैया कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, ठीक है ना, कर्नाटक की। अगर मैं आपसे भोपाल पूछूं तो किसकी बताओगे? भोपाल आपकी मुंबई की हो जाएगी, ठीक है ना। ये सॉरी, भोपाल जो है वो आपकी मध्य प्रदेश की होगी, ठीक है ना। माफ़ी चाहते हैं, मैं गलत बता गया कि जो भोपाल है वो मध्य प्रदेश की होगी। मुंबई जो है ना, मुंबई वो महाराष्ट्र की होगी। किसकी? महाराष्ट्र की होगी। तो ये आप ध्यान रखना। देखो इसी तरीके से जल्दबाजी में पेपर के अंदर भी हमसे गलतियां होती हैं, जो कि हमें नहीं करना है। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे। भारत में सर्वप्रथम एशियाई खेल जो हैं वो कहाँ आयोजित हुए थे और कब हुए थे। तो ये तो देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपसे अलग अलग पेपरों में। तो याद रखना 1951 दिल्ली में। कहाँ? 1951 दिल्ली में। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली क्या था? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो कौन थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना वो थी बछेंद्री पाल जी। वो कौन थी? बछेंद्री पाल जी। अगर आपने संतोष यादव लगाया है तो मैं आपको बता दूं ये 2 बार चढ़ने वाली महिला है, ये 2 बार एवरेस्ट पर फतेह करने वाली महिला है। तो ये आप याद रखेंगे। विजय लक्ष्मी पंडित जी जो हैं ये क्या हैं? तो ये याद रखना ये भारत की पहली राजदूत हैं, जो कि रूस में तैनात की गई थी। कहाँ? रूस में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। यूनेस्को के 40वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी किसने की है? यूनेस्को के 40वें विश्व धरोहर सत्र की जो मेजबानी है वो किसने की है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका भारत। भारत के कहाँ पर हुई है भाई? वो कौन सा स्थान है? तो वो भी याद रखना आपका हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ पर? भारत में। और भारत में कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने किया था और कब किया था? ये आपको पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर नहीं पता है तो आज आप नोट करेंगे। तो यहाँ पे देखो राज राजा चोल प्रथम, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इसका जो देखो दोस्त, इसका जो निर्माण है वो कब कराया गया था? तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो इसका निर्माण याद रखना 1010 ईस्वी में किया गया था। कब? 1010 ईस्वी के
आसपास किया गया था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि प्रतीक्षा करो पार्थ, प्रतीक्षा करो पार्थ, क्योंकि बहुत कुछ गलत होगा सब कुछ सही होने से पहले। बहुत कुछ गलत होगा सब कुछ सही होने से पहले। तो अगर आपका बुरा समय चल रहा है दोस्त, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। भगवान आपकी सफलता और आपका जो स्ट्रगल है उसका ज़रूर मूल्यांकन करेंगे और आपको फल देंगे। देखो मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, 17वां क्वेश्चन था और यही कहूँगा कि हो सकता है माँ सरस्वती मेरी विराजमान हो बाड़ी पे, और जो भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, इस बार आपको 100% वर्दी मिलेगी दोस्त, 110% ये मेरा विश्वास है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ अगर नए दोस्त जुड़े हुए हो तो यार एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, ठीक है ना। और साथ में आप सब्सक्राइब कर लेना, जब सब्सक्राइब करेंगे आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। और क्या करना है, थोड़ा सा यार क्लास को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, क्योंकि इस क्लास को भी यार अगर आप वायरल करा पाएंगे तो मैं आपको लाइव क्लास देना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि पता है क्या है, मैं यार उसके लिए थोड़ा सा व्यवस्था चाहिए, एक बंद कहीं बैठने का, जो कि मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यार लाइव नहीं करा पाता हूँ। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना वो है अहमदाबाद में। ऑप्शन सी जो है अहमदाबाद आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो कोलकाता में कौन सा है, तो कोलकाता में याद रखना सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है, तो वो कोलकाता में है। और दिल्ली में याद रखना आईजी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पर है, दिल्ली में है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लखनऊ में बताओ, लखनऊ में कोई अगर आपको याद आ रहा हो तो याद आ गया भैया अमौसी, अमौसी हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में है, तो भैया ये भी हम याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लाइव पता लाइव करने के लिए बंद क्यों चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे खुला है, कोई भी आ सकता है, बोल सकता है बीच में आके, तो क्या होगा मैं क्लास को रोक भी लूँगा, ठीक है ना, अचानक कोई आ जाएगा। लेकिन जब लाइव चल रहा होगा तो मैं उसे क्लास को पॉज नहीं कर सकता ना बीच में, तो उसके लिए यार एक सेपरेट जगह चाहिए जहाँ पर आराम से बैठ के आप पढ़ा पाएँ और खुद भी पढ़ पाएँ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि नारायण घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है, नारायण घाट। तो नारायण घाट जो है ये याद रखना, यहाँ पे सही जवाब आपका गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल का नाम अगर आपको पता हो तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो याद रखना क्या है, शांतिवन, क्या है, शांतिवन इनकी समाधि स्थल का नाम है। महात्मा गांधी जी राज करते हैं तो याद रखना राजघाट, ठीक है ना, हम सभी के दिलों पे राज करते हैं तो इनकी समाधि स्थल का नाम राजघाट है। और देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से याद रखना इनकी समाधि स्थल का नाम चैत्रा भूमि है, क्या है, चैत्र भूमि। और इनसे एक चीज़ याद रखना, इनका जन्म जो है वो महू में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम शक्ति घाट है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, क्या, शक्ति घाट है। और देखो राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम जो है वो वीर घाट है। और चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है, किसान घाट है। तो ये सब आपको दोस्त देखो जब आप पढ़ोगे ना तब आप मेरे जैसे रट पाओगे, जैसे आज मुझे रट गया है तो आप भी रट लोगे। लेकिन उसके लिए दोस्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है लिखना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चनों को लिखेंगे नहीं तब तक याद नहीं होता है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे, महात्मा गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो वो हो जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं, लियो टॉल्स्टॉय आपका सही जवाब हो जाएंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना ये जो नाम है वो ह्वेन-सांग का है, ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। ह्वेन-सांग जो है ये किसके शासनकाल में आया था, ये शायद हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, है ना। और वास्को डी गामा 1498 में आया था भारत, ये पुर्तगाली था। और ये कहाँ उतरा था, कालीकट पे उतरा था, कालीकट है ना, कालीकट उतरा था बंदरगाह पे, तो ये भी याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है कि किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं, ऐसी वो कौन सी तिथि है जब दिन रात बराबर होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, 21 मार्च
और 23 सितंबर को दिन व रात दोनों बराबर होते हैं। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2025 तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा। ये वो क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना 30 तक जो हम लोग पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप बताइए कि आपको क्या याद है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे जी हाँ भैया, आइजोल इसका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपने जवाब किया है तो फिर इसका जवाब आइजोल ही होगा। और देखो यहाँ पे दिया है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, 1909 ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि डेट थी 13 अप्रैल। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके लिए 2 समिति बनी थी, एक समिति थी हंटर समिति और एक समिति थी तहकीकात समिति। हंटर समिति जो अंग्रेजों ने बनाई थी और तहकीकात समिति जो थी वो इंडियन ने बनाई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। भारतीयों ने तहकीकात समिति बनाई थी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और देखो 1939 याद रखना, इसमें सुभाष चंद्र बोस जो राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुए थे, तो उन्होंने एक स्थापना की थी दल की, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में की थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध भगवान नटराज का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना, इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप कर रहे हैं चिंदवरम, तो बिल्कुल ऑप्शन ए जो है चिंदवरम आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कौन से राज्य में पड़ता है भैया। अब भैया आपने फंसा दिया, बिल्कुल भैया यार तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है ना। नोट कर लेना कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। और मैं बताऊँ इस मंदिर में ना भरतनाट्यम जो शिल्प कला है वो दर्शाई गई है। तो वो भी आप देखो याद रखना, ठीक है ना। भरतनाट्यम शिल्प कला जो कि इस मंदिर में दर्शाई गई है। और यहाँ पे देखो दिया है अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। अल बरूनी, तो अल बरूनी भैया ये महमूद गजनबी के शासनकाल में था, महमूद गजनबी। और देखो मैंने आपको कनिष्क के शासनकाल से क्या बताया था, अश्वघोष। अश्वघोष बताया था ना, तो वो भी आप याद रखना। अश्वघोष किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि सैंडलर आयोग का संबंध किससे था। 1 मिनट, क्या हुआ, ये बैक हो गया भाई, माफ़ी चाहते हैं। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था। सैंडलर आयोग का जो संबंध है वो किससे था। तो याद रखना वो भैया शिक्षा से था, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, शिक्षा से था। और इसका जो गठन है, सैंडलर आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना ये किया गया था 1917 में भैया। कब किया गया था, 1917 में किया गया था। और पता है ये शिक्षा से संबंधित था। इसे जैसे बोल सकते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने जो आने वाली समस्याएं थी उनसे निपटने के लिए इसे बनाया गया था। तो आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो संविधान सभा के गठन की जो मांग है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना बाल गंगाधर तिलक जी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बाल गंगाधर तिलक जी आपका सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने जो इसकी मांग है वो सर्वप्रथम कब की थी, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो नोट करो 1895। क्या हो जाएगा, 1895 है जो आपको ध्यान में रखना है दोस्त। तो चलते हैं फिर अपने, देखो यहाँ पे और बताऊँ आपको कि जो ये तो ऑप्शन बी तो हो ही जाएगा। जो संविधान है वो कितने दिनों में बना था। तो याद रखना वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे। तो यहाँ पे आप जैन धर्म बता देंगे तुरंत, है ना, तुरंत बताएंगे कि भैया जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। लेकिन वो कहाँ चले गए अपने अंतिम दिनों में, वो कहाँ चले गए थे, कहाँ मतलब कि जाके अपने ध्यान में मगन हो गए थे, वो कौन सी जगह थी। तो वो याद रखना सिरवड़ बेलगोला। क्या थी, सिरवड़ बेलगोला। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है ना। ये भी आप याद रखना कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। और यहाँ से इन्होंने नंद वंश को समाप्त कर दिया था और फिर मौर्य वंश की स्थापना की थी, ऐसे आप
इनसे याद रखना है। देखो यहाँ पे दिया गया है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसका आप फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब करिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। तो याद रखना इंडियन ओपिनियन था। ऑप्शन सी जो है इंडियन ओपिनियन आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो ये यंग इंडिया ये तो भारत में प्रकाशित किया गया था, है ना। जो यंग इंडिया है ये भारत में और इंडियन ओपिनियन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में। और देखो ये पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना वो आए थे 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे, जिसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 9 जनवरी को, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि जो आपने 30 क्वेश्चन किए हैं उनमें आपके कितने सही राइट क्वेश्चन हुए हैं। 30 में से क्या आपका 30 स्कोर रहा है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 30 में से 30 रहा होगा, जो कि अभी आप मुझे कमेंट में बता के सूचित करेंगे। क्योंकि मैं देखो मेरे साथ बेशक कम बच्चे हैं, कम भीड़ है, ठीक है ना। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, मेरे साथ कम भीड़ है, लेकिन मेरे साथ जो भी भीड़ है वो पढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके कोई लड़कियों से बात करता हो या कमेंट में लड़कियों से कुछ टाइप कर रहा है या कोई फालतू की बात करता हो, ऐसा कोई नहीं करता है। हम सब बंदे पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और आपका स्कोर 30 में से 30 रहा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और देखो अब जो 20 क्वेश्चन हैं उन्हें आप नोट करेंगे, क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आप बहुत ज़्यादा साइंस बोलते रहते हैं, तो 20 क्वेश्चन आपको ये साइंस से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दिया गया है सेल्यूलोज किसका एक बहुलक है। सेल्यूलोज जो है वो किसका एक बहुलक है। तो यहाँ पे आपका जो जवाब है वो क्या होगा, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे जवाब आपका ग्लूकोज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। देखो ये एक मुझे लग रहा है गलती से पड़ गया होगा, तो ये आप देख लीजिएगा कि सालार जंग संग्रहालय जो आपका है वो हैदराबाद में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। बारिश की बूंदें गोलाकार किस वजह से होती हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 12वीं का पेपर दे रहा था, ठीक है ना। 12वीं का पेपर दे रहा था और मेरे बराबर में जो दोस्त बैठा हुआ था, मतलब भाई बैठा हुआ था मेरे ही स्कूल का। तो मैंने उससे पूछा, बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लास्ट पेपर था। तो मैंने उससे पूछा ये बताओ कि ये जो बूंदें हैं ये गोल क्यों होती हैं, जो नीचे आती हैं ज़मीन पे, तो ये गोल क्यों हो जाती है। कह रहा भैया इसका मतलब है कि अब दबा के बारिश होने वाली है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा हाँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं चुप हो गया कि इसे पता नहीं था, शायद पृष्ठीय तनाव की वजह से, इसलिए पृष्ठीय तनाव की वजह से। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है। कौन है जो अधिक जलन पैदा करता है। ऑप्शन दे रखे हैं बर्फ, आग और भाप। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा। तो याद रखना वो हो जाएगा आपका भाप, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी, देखो भाप से अगर जलोगे ना तो बहुत ज़्यादा जलन होती है ना। आपने देखा होगा चाय वाय की जो भाप निकलती है, जब उसे वो वैसे छानते हैं छन्नी से तो जल जाते हैं एकदम से। तो यहाँ पे दिया गया है एक जलीय परिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड सदैव होता है। तो संख्या का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, वो सदैव सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी नींद को की या फिर सपनों की। तो भाई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, नींद की या सपनों की। देखो आज अगर नींद अधूरी रह जाती है तो सपना पूरा हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ। और अगर आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं तो आपका सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा। अब आप समझ लो यहाँ पे 50-50 का खेल है। आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे या सपने पूरे करेंगे, ये आप पर निर्भर है। तो दोस्त देखो 34 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपका क्या स्कोर हुआ था 30 का, वो आपने बताया है, बहुत अच्छी बात है। और जो भी मेरे साथ नए पुराने जुड़े हुए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है, क्योंकि आप भाई को बहुत सपोर्ट करते हो। इस बात के लिए आपका भैया आपको दिल से धन्यवाद बोल रहा है। और जो भी मेरे दोस्त SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि आज से आपको GK GS की SSC GD की क्लास भी मिलने लग जाएगी, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन पूरे मिलेंगे। उसके लिए भी आपको टेलीग्राम पे ही PDF मिलेगी, जिसका कोई भी आपसे पैसा नहीं लगना है, बिल्कुल फ्री। और मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 30 में से आपको 10 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन मिला करेंगे
और वो भी विद डेट और टाइम के साथ में, कि किस डेट को किस टाइम के पेपर में ये कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है ना। और दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे और एसएससी जीडी की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी करेंगे या कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे। आज थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कल मैं बारिश में नहा लिया और माफ़ी चाहता हूँ दोस्त। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से ज्योति तीव्रता का मात्रक है, इनमें से ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन सा है। तो भैया आप क्या बताएंगे, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो याद रखना कैंडला है। क्या हो जाएगा, कैंडला, ऑप्शन सी। केल्विन बताओ, केल्विन जो है वो किसका मात्रक है, केल्विन जो दे रखा है ये किसका मात्रक है, तो याद रखना भैया ये ताप का मात्रक है। किसका, ताप का। एम्पियर जो है ये किसका मात्रक है, तो याद रखना ये भैया विद्युत धारा का है। किसका है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर आपका हो जाएगा। तो ये आप याद रखना। ओम बताओ किसका मात्रक है, ओम, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना, कि ओम किसका मात्रक है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार कैसा प्रतीत होता है। देखो जब कभी लिफ्ट ऊपर जाएगी तो इसमें जो व्यक्ति होगा उसे जो अपना भार होगा वो कैसा लगेगा, तो वो लगेगा उसे भारी, मतलब कि बड़ा हुआ लगेगा, ठीक है ना। ऐसा लगेगा कि हमारा वजन बढ़ गया है। लेकिन जब लिफ्ट नीचे आएगी तो उसे कैसा लगेगा, हल्का लगेगा। कैसा लगेगा, खुद का भार हल्का लगेगा। लेकिन अगर मान लो कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है और अचानक से लिफ्ट जो है वो टूट जाती है, एकदम से नीचे आती है, तो क्या होगा, तो आदमी को अपना भार भारहीन लगेगा। कैसा लगेगा, भारहीन लगेगा, कि हम में कोई वजन बचा ही नहीं है, क्योंकि वो जा रही होगी अचानक और अचानक टूटेगी तो बहुत तेज नीचे आएगी। तो उस टाइम क्या लगेगा कि जो हमारा वजन है वो भारहीन है, मतलब कि वजन हम में है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो दिया गया है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं। तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है। देखो ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस जो है वो है आर्गन। अब यहाँ पे मेरे कुछ भाई लोगों ने नाइट्रोजन को भी टिक किया होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये 78% पाई जाती है ना वायुमंडल में। ऑक्सीजन भी पता है कि ये 21% पाई जाती है। आर्गन भी पता है कि 0.93% पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे निष्क्रिय गैस पूछी है, प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस, तो निष्क्रिय गैस आपकी आर्गन हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। देखो भाई थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन का जवाब करना है, थोड़ा सा सोचना है, रुकना है, फिर आंसर करना है, नहीं तो यहाँ पे आपका जवाब जो है वो गलत भी हो सकता है। तो याद रखना ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण करता है वो माइक्रोफोन होता है। क्या होता है, माइक्रोफोन। देखा है ना, जब हम बात करते हैं, इधर हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये क्या है, ये पहले ध्वनि ऊर्जा को इसने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपको सुना। अब यहाँ पे देखो जो सितार है ये क्या काम करता है, सितार जो है ये कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो याद रखना कि भाई आपने देखा होगा कि सितार में जो तार लगे होते हैं उन्हें हम लोग छेड़ते हैं ऐसे, है ना, तब वो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से ध्वनि निकलती है। तो जो ध्वनि निकलती है, कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ये बदलता है। ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और जो भैया यहाँ पे लाउड स्पीकर दे रखा है, इसका काम क्या होता है, बताओ ये कौन सी ऊर्जा को किस में बदलता है, लाउड स्पीकर। तो ये याद रखना, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर आपका बदलता है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। पानी पर सुई तैरती दिखाई पड़ती है क्यों। देखा है ना, जब बाल्टी भर पानी रखा हो और उसमें जो सुई होगी वो तैर रही होगी और ये सब पानी भरा होगा पूरे में, तो इसका पता बताओ क्यों तैरती है। वो तैरती भैया पृष्ठीय तनाव की वजह से। किस लिए, पृष्ठीय तनाव की। जो पानी है उसका जो पृष्ठीय भार है वो बल है वो ज़्यादा होता है, और जो सुई होती है वो हल्की होती है भाई उसके अपेक्षा, तो वो क्या होती है, वो उसके ऊपर तैरती रहती है। तो ऐसे आप ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो जो समुद्री लहरें होती हैं, देखो मैं यहाँ पे आपको जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो।
कि जो समुद्री लहरें होती हैं, ठीक है ना, जब वो उफान मारती हैं, मतलब कि उन्हें शांत करने के लिए उन पे तेल डाला जाता है। क्या? तेल डाला जाता है। तो ये भी क्यों किया जाता है? तो ये याद रखना कि ये भी पृष्ठीय तनाव को कम करने का ही उदाहरण है, ठीक है ना, वो पृष्ठीय तनाव को कम करने का उदाहरण है। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट पर इसका पर क्या होगा? मतलब फ़ारेनहाइट पे इसकी जो रीडिंग है वो क्या होगी? फ़ारेनहाइट पे क्या दिखाएगा? कितना दिखाएगा? इनमें से क्या होगा आपका सही जवाब? अब यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि भैया फंसने वाला क्वेश्चन है ना। अब कोई लगा रहा है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, कोई लगा रहा है 98.6 फ़ारेनहाइट। 98 तो चलो कोई नहीं लगा रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम लगा देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस भैया स्थापना कब हुई थी? अगर याद होगा तो तुरंत दिवस का बता दोगे कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले महासचिव त्रिवेली थे, है ना। तो ये सब जब पता होगा तो तुरंत लगा दोगे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। अब 10 नवंबर और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 10 नवंबर को क्या मनाया जाता है बताओ? 10 नवंबर को, तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है ऊटी किस राज्य में स्थित है? ऊटी भाई बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है, ठीक है ना। ऊटी जाना चाहिए। हालांकि मैं तो अभी नहीं पहुँचा, लेकिन मैं जाऊँगा तो मैं वहाँ आपको लाइव दिखाऊँगा, ठीक है ना। ऊटी जब जाऊँगा आपको लाइव दिखाऊंगा और मेरे साथ चलना है, आपको सिलेक्शन हो जाएगा गारंटी के साथ। तभी आप सब मेरे साथ घूमने चलना, ठीक है ना। ये कहाँ पर है दोस्त? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? यहाँ पे बताया था ना, ये पूरब में अरुणाचल और इधर पश्चिम में गुजरात और इधर ये लद्दाख है ना। कहाँ? पूर्व पश्चिम उत्तर में लद्दाख है आपका और दक्षिण में आपका तमिलनाडु है, मतलब कि यहाँ पे है ऊटी, है ना। तो ऐसे आप ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो निम्नलिखित में से चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो भैया चालुक्यों की जो राजधानी थी, वैसे तो इनकी शायद 3 राजधानियाँ थी यार, जो कि मुझे नहीं पता है। मैं सही आपको सच्चाई बताऊँ, मुझे एक पता है बातापी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। वैसे शायद इनकी 3 राजधानियाँ थी, जो कि आप एक बार देख लेना, अगर आपको हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और देखो इसका जो संस्थापक था, चालुक्य वंश का जो फाउंडर था, वो कौन था बताओ? तो याद रखना पुलकेशन प्रथम। कौन था? पुलकेशन प्रथम। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। पुलकेशन प्रथम था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? तो आप तुरंत बताएंगे भैया राजगृह में की गई थी। दूसरी जो थी वो वैशाली में की गई थी, और तीसरी जो थी वो पाटलिपुत्र में की गई थी, और चौथी जो थी वो कुंडलवन में की गई थी। कुंडलवन मतलब कश्मीर में, है ना। कश्मीर में एक जगह है पंपोर, जो केसर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। यह गलत हो गया था इसलिए मैं रुक गया था यहाँ पे, ठीक है ना। पंपोर जो है ये भी कश्मीर में पड़ता है। ये उसके लिए केसर के लिए प्रसिद्ध है। और देखो ये जो बौद्ध परिषद है, ये मैं सब आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपको भी पता होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल है वो क्या होता है? अब इनमें से आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका दे रखा है ऑप्शन, उनमें सबसे सही जवाब आपका 120 दिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है ना। यहाँ पे ये डॉट भी नीला लगा हुआ है, तो कोई ये ना सोचे भाई कि ये मैंने पहले ही लगा रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। गलती से लगा हुआ है। तो याद रखना जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो कहाँ पर है? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो आपका पंजाब हो जाएगा। पंजाब के पटियाला में है। कहाँ पर? पंजाब के पटियाला में है, तो ये भी आप याद रखना। और एशिया का ये पहला सबसे बड़ा खेल संस्थान है, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है और ये पटियाला में है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो आप देखो ये सब चीज़ें, छोटे छोटे क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए यार। अब यहाँ पे अगर हमें 27 सितंबर पता होगा हम लगा देंगे, नहीं तो हम घूमेंगे कि भैया 4 जनवरी या 1 दिसंबर भी हमें पता है,
है ना, तो हम बता देंगे। लेकिन हमें अगर नहीं पता होगा तो कैसे बताओगे? तो याद रखना यहाँ पे इसकी जो मतलब कि शुरुआत है वो 1980 में की गई थी। इसकी विश्व पर्यटन दिवस की जो शुरुआत है वो 1980 में की गई थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में क्या होगा? मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में क्या होगा? तो भैया ये मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको ये HW दे दिया जाए, है ना। ये आज आपको क्वेश्चन जो है HW दे दिया जाए। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मुझे भी पता चल जाएगा कि लास्ट तक मेरे साथ कौन जुड़ा रहा। और दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ में, और कुछ बेहतर करेंगे हम अपने जीवन के लिए। और उसके लिए हमें बेहतर क्या करना होगा? मेहनत। जितनी मेहनत आप बेहतर करेंगे जीवन में उतना बेहतर आप आगे जाएंगे, ये सत्य है। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। और तब तक के लिए सभी मेरे फ्यूचर फौजियों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को मेरा जय हिंद।